आइए दोस्तों CDP का नेक्स्ट पेपर देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन है ए, आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निकृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए होता है। बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। सी, अभिभावकों शिक्षार्थियों आदि को उपलब्धि के प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए आकलन किया जाता है। डी, आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम युक्तियों के लिए आकलन का प्रयोग शिक्षार्थी पर उत्कृष्ट व निकृष्ट का उपाय लगाने के लिए किया जाता है, ठप्पा लगाने के लिए किया जाता है। अर्थात यहाँ मूल्यांकन का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षकों और छात्रों द्वारा सीखने में सहायता करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह भी शिक्षकों ने वाक्यों को सही या गलत नहीं बताया, बल्कि इसके बजाय एक छात्र से पूछा जाता है। ओके। प्रश्न संख्या 2, वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को ए, उन्हें वयस्क शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के पेशे का अनुकरण कर सकें। बी, उन्हें भिन्न विद्यालयों में डाला जाना चाहिए क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक योग्यताएं अन्य विद्यार्थियों से मेल नहीं खाती हैं। सी, उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। और डी, उन्हें नियमित विद्यालयों में डाला जाना चाहिए तथा सभी शिक्षार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उन्हें पाठचर्या अपनाने तथा सीखने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा? ऑप्शन इसका डी होगा। ठीक है, तो क्या है? उन्हें नियमित विद्यालयों में डाला जाना चाहिए तथा सभी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उन्हें पाठचर्या अपनाने तथा सीखने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, अधिगम अक्षमता आवश्यकता वाले बच्चों को ए, अलग संस्थान में डाला जाए न कि मुख्यधारा के विद्यालय में। बी, नियमित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है जहाँ उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई हो। सी, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए तथा उसे विज्ञान तथा लेखन कौशल न सिखाया जाए। डी, उसे त्रुटियों के लिए पूरा तथा कठोर दंड दिए जाने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा। नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है जहां उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई हो। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 5, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे ए, उनकी पूर्ण संभावनाओं के योग्य बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता रखते हैं। बी, व्यवहार करने में बहुत सुदुसाध्य होते हैं और शिक्षक को उनके साथ बहुत कठोर रहना चाहिए। सी, विकास के सभी क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक में प्रतिभाशाली होते हैं। डी, उच्च बुद्धि लाभदायक वाले होते हैं और अपने समवयस्कों की तुलना में उनमें श्रेष्ठ सामाजिक कौशल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। विकास के सभी क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक में प्रतिभाशाली होते हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को अन्य बच्चों से पृथक किया जाता है तथा केवल भोजन के समय मिलने दिया जाता है। बी, केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सी, उन्हें एक शर्त पर दूसरे बच्चों में घुलने मिलने की आज्ञा होती है कि वे सभ्य व्यवहार संतुलित रखें और अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकताओं हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकता हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को कक्षा में मामूली सी भूमिका निभानी होती है। ए, हाँ, क्योंकि पियाजे द्वारा सुझाए गए विकास के मार्ग पर चलते हुए बच्चा स्वयं ही संज्ञानात्मक रूप से विकसित होता है। बी, नहीं, क्योंकि शिक्षक बच्चों की सक्रिय खोजों में सहायता करता है और सुविधा प्रदान करता है। सी, नहीं, क्योंकि शिक्षक को प्रशासकीय कर्तव्य भी पूरे करने होते हैं। और डी, इसका ऑप्शन सही होगा। हाँ, क्योंकि बच्चा दुनिया के बारे में अपने ही विचारों की संरचना करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निरंतर तथा सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो ए, आकलन सत्र के प्रारंभ में अंत में करना। बी, विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग द्वारा बच्चे का आकलन एक समयावधि के भीतर करना। सी, समय समय पर बच्चों को लिखित परीक्षा लेना। और डी, परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न देना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समय समय पर बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के साथ। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में क्या भूमिका निभाते हैं? सार्थक भूमिका, असार्थक भूमिका। बी, अधिगम से संबंधित नहीं है। सी, अधिगम में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और डी, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अधिगम में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न संख्या 10, बच्चा क्या सीखता है, कितना अच्छा सीखता है और उस सीखे हुए को वह विभिन्न स्थितियों में लागू करने में कितना सक्षम है, यह निर्भर करता है
ए शिक्षक द्वारा स्मरण और प्रत्यास्मरण के लिए दिए गए अवसरों पर, बी उसके माता पिता की बुद्धि और उनके द्वारा उस पर किए गए व्यय पर, सी विद्यालय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड की उपयुक्तता पर, और डी होगा विषयों और लोगों के प्रेक्षण और उस पर परस्पर क्रिया के अवसरों पर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षक द्वारा स्मरण और प्रत्यास्मरण के लिए दिए गए अवसरों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, गतिकीय विकास प्रेरक की समीप दूराभिमुख सिद्धांत का आशय है। ए विकास पैर से सिर की ओर अभिमुख होता है, बी यह बचपन में जैविकी परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, सी विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है और विकास सिर से पैर की ओर अभिमुख होता है। तो इसका आंसर होगा सी, विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। गतिकीय विकास प्रेरक विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत का आशय है कि विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, अर्थात विकास एक जीवित जीव की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह दूरी या परिधि भागों की ओर शरीर की केंद्र रेखा से आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12, व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों तथा देश के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। तो इसका ऑप्शन है ए जीन्स, बी अनुवांशिक बनावट, सी जन्मजात लक्षणों और डी वातावरण। तो इसका आंसर क्या होगा? सी जन्मजात लक्षणों। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों तथा जन्मजात लक्षणों के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। प्रश्न संख्या 13, पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? आत्मसातकरण तथा जेडपीटी, बी समायोजन तथा आधारभूत सहायता, सी IQ तथा सृजनात्मकता, डी आत्मसातकरण तथा समायोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? आत्मसातकरण तथा जेडपीटी। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए आत्मसातकरण तथा समायोजन युग्म आवश्यक है, अर्थात आत्मसातकरण तथा समायोजन का शब्द जॉन पियाजे के काम और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर उनके काम से उपजा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, कोई बच्चा किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की पूर्ण अवहेलना करता है। इसका कारण है ए आत्मकेंद्रित व्यवहार, बी अनुकरण की अक्षमता, सी प्रतीकात्मक विचार पर फोकस, डी एकाग्रता। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुकरण की अक्षमता होगा। कोई बच्चा किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की पूर्व अवहेलना करता है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? अनुकरण की अक्षमता होती है। चलिए प्रश्न संख्या 15, पूर्व परंपरागत नैतिकता में ए बहुत से नियमों तथा मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है, बी न्याय के व्यापक तथा उदारता आधारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंध के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं, सी नियमों तथा मूल्यों का विचार विकसित नहीं होता है, डी व्यक्ति के लिए नियम तथा मूल्य वाह्य होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, न्याय के व्यापक तथा उदारता आधारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंध के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं, इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 16, डैश विश्वास करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उनकी सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होता है। कौन विश्वास करता है? ए फ्रायड, वाइगोत्स्की, एरिक्सन और पियाजे। तो पियाजे विश्वास करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उसकी सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होता है। तो इसका ऑप्शन पियाजे सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 17, किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ए पियाजे, बी बंडूरा, सी पावला और डी वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर क्या होगा? ए पियाजे। ठीक है, जॉन पियाजे सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? बुद्धि अनुआयामी अवधारणा है, बुद्धि केवल अनुवांशिकता से प्रभावित होती है, बुद्धि केवल वातावरण से प्रभावित होती है और बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा है। ठीक है, चलिए भाषा विचार डैश से पूर्ण स्वतंत्र है के समानार्थक है को प्रभावित करती है से जोड़ी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भाषा विचार को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए जब कोई अभिभावक अपनी पुत्रियों के लिए गुड़िया और पुत्रों के लिए फुटबॉल के गेंद खरीदते हैं तो उनका यह निर्णय दर्शाता है, किसको दर्शाता है? लैंगिक समरूपता को, लैंगिक संवेदनहीनता को, लैंगिक सशक्तता को या फिर लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा को। तो ये किसको दर्शाता है?
जब अभिभावक अपने पुत्रों के लिए गुड़िया और पुत्रों के लिए फुटबॉल खरीदते हैं तो उनका यह निर्णय लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है, अर्थात नियम स्वयं के लिए बाहरी हैं। यह विश्वास था कि संज्ञानात्मक विकास होता है। माता पिता अपने बेटियों के लिए गुड़िया खरीदते हैं और अपने बेटों के लिए फुटबॉल, उनके निर्णय हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, कक्षा में शिक्षण अधिगम को क्या है, मानकीकृत कर देना चाहिए क्योंकि इसके बाद ही आकलन उद्देश्यपूर्ण और वैध हो सकता है। बी, विशिष्ट कर देना चाहिए क्योंकि सीखने वाले में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। सी, विशिष्ट कर देना चाहिए क्योंकि सीखने वाले समांगी समूह हैं। और डी, मानकीकृत कर देना चाहिए क्योंकि सभी सीखने वालों के लिए अधिगम एक रूप होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मानकीकृत कर देना चाहिए क्योंकि सभी सीखने वालों के लिए अधिगम एक रूप होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 की ओर। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ए, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। बी, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। और सी, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। और डी, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे सांस्कृतिक अंतर, समझ के स्तर में अंतर या अन्य कारण हो सकते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसमें ऑप्शन है ए, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक या फिर सक्रिय सरल। तो इसका आंसर क्या होगा, सक्रिय और सामाजिक। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 की ओर। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो, क्या हो, ए, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्त्रीकृत कार्यपत्र, बी, प्रत्यास्मरण रहना और समझना, सी, ड्रिल और अभ्यास, डी, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो इसका आंसर क्या होगा, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। प्रश्न संख्या 25, सार्थक अधिगम है ए, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, बी, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, सी, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण और डी, निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण जैसे सार्थक अधिगम कहलाता है। ओके, अधिगम का अर्थ, अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा गया है। अधिगम का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना है। ओके, प्रश्न संख्या 26, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें आपको गलत कथन को बताना है। ओके, ए है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये सही है। बी, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, ये भी सही है। सी, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं, और ये भी बिल्कुल सही है। तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, मतलब यही डी ऑप्शन आपका इस ऑप्शन में सही होगा। और यहाँ पे ये पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन इसमें गलत होगा। तो क्या है कि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया होती है, परिमाणात्मक प्रक्रिया नहीं होती है। विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया होती है जिसका ठीक ठीक मापन संभव नहीं है, जबकि वृद्धि एक परिमाणात्मक प्रक्रिया होती है, इसका मापन किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों में निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन है चुनौतियां, सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण, स्थिरता, परिवर्तन और खोज पोषण।
तो इसका आंसर क्या होगा? वंशानुक्रम पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ओके। प्रश्न संख्या 28, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ए, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। बी, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। सी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। और डी, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों को क्रम बदला जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में ये सही है कि किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 की ओर चलते हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ए, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। सी, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और डी है, दूसरों के परिदृश्य का ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ठीक है, इसका आंसर सही होगा ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 की ओर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? ए, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। सी, भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है। और डी, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? भाषी विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है। तो लेव वाइगोत्स्की जो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। पियाजे की तरह वाइगोत्स्की भी ये मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, किंतु इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। यह भाषा सामाजिक विकास यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। ओके।